हेलो एवरीवन, दिस साइड सिद्धार्थ। और आज हम जो वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वो फॉर्मल लेटर एज वेल एज इनफॉर्मल लेटर, उनके कुछ क्वेश्चंस और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले बात बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शेयर सम इंफॉर्मेशन। ये जो सिंगल वीडियो है वो आपके जो फॉर्मल एज वेल एज जो इनफॉर्मल लेटर है, ठीक है, वो किसी भी एग्जाम से रिलेटेड हो उसके लिए इनफ है। और इससे बेस्ट वीडियो पूरे इंटरनेट या यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें मैं आपको हर चीज़ के बारे में माइन्यूट डिटेल्स में बताऊंगा कि क्यों लिखा जाता है, हर चीज़ के पीछे का रीज़न, और कौन से फॉर्मेट में लिखा जाता है, और कौन कौन से रिलेटेड किससे रिलेटेड क्वेश्चंस बेसिकली पूछे जाते हैं। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि कॉमा कहाँ लिखा जाता है, जो एड्रेस होता है उसको कौन से फॉर्मेट में लिखा जाता है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो फेथफुली कब लिखा जाता है, सिंसियरली कब लिखा जाता है, या अलग सेल्यूटेशन जो वर्ड होते हैं, ठीक है, सिंसियरली कब लिखा जाता है। हम इस पर यह भी डिस्कस करेंगे कि ओपनिंग लाइन कैसे लिखी जाती है। और आपको काफ़ी सारी मैं एग्जांपल भी दूंगा ओपनिंग लाइंस का, कि जैसे मैं लास्ट में बता दिया हूँ, यहाँ पे देखो ओपनिंग लाइंस किस तरह से लिखनी है, फॉर्मल लेटर्स के लिए कैसे होगी, स्टैंडर्ड थिंकिंग लाइंस कैसे होगी, और थैंकिंग थैंकिंग क्यों बोला जाता है। हम एवरीथिंग विल बी डिस्कस। हम ये बात करेंगे कि ये लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखा जाता है या राइट अलाइनमेंट में लिखा जाता है। तो इस वीडियो में आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मुझे नहीं लगता आपको कहीं से मिलेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट ऑफ लेटर्स। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये तो देखते हैं कि ये फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो क्या होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेता हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे मैं फॉर्मल बना दिया और यहाँ पे इनफॉर्मल बता दिया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर फॉर्मल लेटर को देखा जाए तो लाइक इट इज़ ऑफिशियल लेटर रिटन फॉर प्रोफेशनल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ये दो ही पर्पज से होता है। इट कैन बी योर प्रोफेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। अब ये बेसिकली किस किस को एड्रेस किया जाता है। इट कैन बी एड्रेस एनी अथॉरिटी। जब भी अथॉरिटी की बात आएगी, क्योंकि आपके एग्जाम में जो आएगा ना वो सिर्फ क्वेश्चन आएगा, उसमें कहीं मेंशन नहीं होगा वेदर यू हैव टू राइट फॉर्मल और इनफॉर्मल, यू हैव टू रिकॉग्नाइज इट। समझ रहे हो मेरी बात, आपको खुद को रिकॉग्नाइज करना है। सो अथॉरिटी, ठीक है, इट कैन बी एड्रेस टू एनी ऑफिस, इंस्टीट्यूशंस, इट कैन बी योर प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट। जरूरी नहीं कि प्रोफेशनल जो फॉर्मल लेटर होते हैं वो हमेशा गवर्नमेंट बॉडी को लिखे जाते हैं, प्राइवेट को भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी राइट टू एनी ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, और इट कैन राइट टू एनी ऑफिशियल्स, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को लिखा जाता है। बेसिकली इट फॉलोज ए फिक्स्ड फॉर्मेट एंड पोलाइट एंड वेरी प्रोफेशनल लैंग्वेज। वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट, जैसे मान लो कि किस किस को लिखा जाता है फॉर्मल्स। सो मान लो आप किसी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को लिख रहे हो, जैसे मान लो कि आपने एम्स के एडमिनिस्ट्रेशन को लिख रहे हो, या आप लीव के लिए अप्लीकेशन लगा रहे हो, या किसी को कंप्लेंट करना है अबाउट एनी अथॉरिटी, तो अप्लीकेशन लगा रहे हो। यू वॉन्ट्स टू सीक एनी इंफॉर्मेशन, किसी से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, या फिर किसी ऑफिस के करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड है, तो आपके एग्जाम में बस इसी से रिलेटेड ही लेटर्स आते हैं। अगर फॉर्मल लेटर पूछे जाएंगे तो 4 से 5 टॉपिक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, सबसे पहले यू शुड नो अबाउट दिस। इनफॉर्मल लेटर इज रिटन फॉर योर पर्सनल लेटर। दिस इज एज ए योर पर्सनल लेटर रिटन टू योर फ्रेंड्स, इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स। इसमें क्या होता है, थोड़ी इमोशनल टच होता है, याद रखना इसमें इमोशनल टच डालना ही डालना, ठीक है। एंड इसमें थोड़ा क्या होगा, कन्वर्सेशंस, जो कन्वर्सेशन होती है ना आपकी, वो कन्वर्सेशनल लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसमें कन्वर्सेशन लैंग्वेज होती है इनफॉर्मल में, जबकि आपकी जो फॉर्मल है ना इसमें नहीं होती है। इसमें थोड़ी सी ऑफिशियल लैंग्वेज होती है और थोड़ी स्ट्रिक्ट और पोलाइट दोनों का अमलगमेशन होती है। इसमें नॉन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसमें हम ब्रदर को लिख रहे हैं, सिस्टर को लिख रहे हैं। तो इसमें बेसिकली आपको 3 तरीके के लेटर पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग समवन, हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं, या वी आर सीकिंग एडवाइस और वी आर गिविंग एडवाइस, या तो किसी से एडवाइस ले रहे हैं या दे रहे हैं, या कुछ हम इंफॉर्मेशन या न्यूज़ शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप ये 3 लेटर्स देख लोगे
दैट विल बी इनफ फॉर एनी एग्जाम। भारत की कोई भी एग्जाम हो रही हो दैट इज रिलेटेड टू योर जॉब, एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों के बाहर नहीं जाते। अब सबसे पहले फॉर्मेट्स की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, जो हम फॉर्मेट्स लिखते हैं वो हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट में लिखते हैं, राइट में कुछ भी नहीं लिखते। अब आपको होगी कि सर हम तो बचपन में पढ़े थे कि लेफ्ट में भी लिख सकते हैं, राइट में भी लिख सकते हैं। देखो, आपकी जो स्कूल पर्पज़ या यूनिवर्सिटी पर्पज़ से के लिए जो लिखा जाता था उसमें लेफ्ट एंड राइट दोनों अलाइनमेंट लिखा जाता था। लेकिन अगर आप जॉब पर्पस के लिए कोई भी लेटर लिख रहे हो, चाहे इट कैन बी और फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल, हमेशा लेफ्ट अलाइनमेंट लिखा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी ऑफिशियल ऑफिस में वर्क कर रहे हो तो आपको कुछ चीज़ों में क्या होते हैं, कभी कभी ये लिखा जाता है फ्रॉम, फिर सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, फिर टू भी मेंशन किया। तो मैं आपको बता दूं, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, ये जो वर्ड है जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस फ्रॉम, डेट, टू, ये तीन वर्ड कभी भी मेंशन नहीं होते, किसी भी लेटर में मेंशन नहीं करते। अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो वो 100% गलत पढ़ा रहा है। ठीक है, वी विल डिस्कस सब। हम मैं क्वेश्चन भी लेके आया हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, एक एक वर्ड पे थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि एक भी कंसेप्ट छूट गया ना आपका तो शायद आपके लिए इशू हो सकता है। मैं जो आपको बता रहा हूँ यू कैन बिलीव मी विदाउट एनी हेजिटेशंस। ठीक है, क्योंकि मैं ड्राफ्टिंग ऑलरेडी मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अच्छे से जान चुका हूँ किस तरह से वो इवोल्यूट करते हैं। आपको किस फ्रॉम के बाद में हमेशा जो भेजने वाला है सेंडर्स, हम फॉर्मल्स की बात करते हैं, सेंडर्स के बारे में बात करेंगे। सेंडर्स एड्रेस, सेंडर एड्रेस में हमेशा याद रखना सबसे पहले उसके डेजिग्नेशन की बात करें। मान लो कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ और मुझे एम्स में भेजना है, तो मैं पहले लिखूंगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फुल फॉर्म में लिखूंगा मैं, एओ सिंपल लिखूंगा। उसके बाद में मैं मेरे डिपार्टमेंट का नेम लिखूंगा। जैसे एम्स, मान लो कि मैं एम्स रायबरेली में हूँ तो मैं लिख दिया एम्स रायबरेली, डिपार्टमेंट हो गया। बिल्डिंग कौन सी है, मान लो कि कॉलेज बिल्डिंग है या एडमिन बिल्डिंग है, कॉलेज बिल्डिंग, फ्लोर नंबर डाल दिया, एंड स्ट्रीट, स्ट्रीट या रोड नंबर मान लो कि नेहरू रोड है, और देन आफ्टर मैं यहाँ पे रायबरेली डालूंगा। ठीक है, एंड देन डैश, डैश में हमेशा याद रखना कि यहाँ पे हमेशा स्पेस रहेगा, और कुछ भी डालें 33, 27, 29। मेन चीज़ क्या है, आपको क्या समझना है, क्या इसमें कोमा लगेगा। अब देखो, आपको काफ़ी यूट्यूब्स वाले बताते होंगे कि कोमा लगेगा, नहीं लगता। कोमा कब लगता है, जब मैं कंटिन्यूएशन में लिखता हूँ। जैसे मान लो मैं एम्स रायबरेली लिख दिया, देन इसी को कोमा लगा के सीधा लिख रहा हूँ कॉलेज बिल्डिंग। कभी भी सेंडर्स या रिसीवर्स दोनों के एड्रेस में कोमा नहीं लगता, लाइक नहीं लगाते यहाँ पे कोमा कोमा कोमा, बचपन में सिखाया गया। कोमा बिल्कुल भी लेटर्स में नहीं लगाना है, यही प्रोफेशनल लेटर का तरीका होता है। ठीक है, कोमा कहीं नहीं लगेगा, सिर्फ डेस लगेगा, वो भी आपके पिन कोड से पहले। और आपको एकदम लेफ्ट हैंड अलाइनमेंट में लिखना है। कैसे लिखना है हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, पहले कंसेप्ट को समझो। ठीक है, देन आफ्टर आपको एक लाइन स्किप करनी है, देन सीधा लिखना है। जैसे मान लो 26 जनवरी को लिखना है, तो दो तरीके होते हैं, एक अमेरिकन वे होता है और एक ब्रिटिश वे होता है। आप दोनों वे में से किसी में भी लिख सकते हो। तो पहले ब्रिटिश वे की बात करते हैं, तो ब्रिटिश वे में क्या लिखा जाता है, 26 जनवरी, ठीक है, 2026, ये ब्रिटिश वे है। इसके बाद में भी आपको कोमा नहीं लगा, यहाँ पे भी कोमा नहीं लगेगा। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जो आपके ड्राफ्टिंग और नोटिंग करते हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में, वहाँ पे मैंने आपको किया था, जब भी हम डेटेड वर्ड यूज करते हैं, डेटेड या द, तब कोमा लग सकता है, अदरवाइज कोमा नहीं लगेगा। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, 26 जनवरी 2026। अब आप कहोगे कि फिर कोमा कब लगता है, अमेरिकन स्टाइल में लगता है। अमेरिकन स्टाइल कैसे लिखा जाता है, पहले मंथ लिखा जाएगा जनवरी, देन 26, ठीक है, और देन कोमा, फिर आप लिखोगे 26, तब कोमा लग सकता है। लास्ट में कोमा लगेगा, यहाँ पे भी कोमा नहीं लगेगा। फिर आपको एक लाइन स्किप करना है, ये डेट वर्ड मेंशन करना नहीं करना, फ्रॉम वर्ड मेंशन करना नहीं करना, टू वर्ड मेंशन करना नहीं करना। आप किसको भेज रहे हो, मान लो आप डायरेक्टर को भेज रहे हो तो आपने लिख दिया डायरेक्टर, डायरेक्टर के बाद कोमा लगेगा नहीं लगेगा। मिनिस्ट्री कौन सी मिनिस्ट्री है, मान लो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, कहाँ कौन सी बिल्डिंग में है, एडमिन ब्लॉक में होंगे, एडमिन ब्लॉक
बी। अब मैं जब भी कोई सेक्टर्स को शो करता हूँ ना तो हमेशा डैश आएगा, और उसके बीच में यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, स्पेस आएगा। और फिर स्ट्रेट मान लो कि अंसारी नगर, ठीक है, अंसारी नगर, फिर न्यू दिल्ली। मैं देखो हर एड्रेस को अलग अलग लिख रहा हूँ, और न्यू दिल्ली के बाद में यहाँ पे मैंने लिख दिया 0021। यहाँ पे भी आपको कहीं पे भी कोमाज नहीं लगाना है। कोमाज कहाँ लगेंगे, वी विल डिस्कस। देन सिर्फ एक वर्ड लिखना है आपको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिख के डबल डॉटेड एंड देन यू कैन राइट। सब्जेक्ट्स दो तरीके से लिखे जाते हैं, ध्यान से देखिए। एक रिगार्डिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, रिगार्डिंग, ठीक है। आप एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, तो बचपन की तरह ये हैबिट मत डालना एप्लीकेशन फॉर दिस वन दिस वन दिस वन, नो, रिगार्डिंग। या फिर पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, देन डैश लगाया, फिर REG डॉट, ये तरीका होता है, ठीक है। अब कुछ इंफॉर्मेशन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आप जनरल लैंग्वेज में एक वर्ड यूज करते हैं, दैट इज योर मैम। मे आई कम मैम, मैम आई वाना टू डू दिस पर्टिकुलर वर्क। तो ये कभी भी वर्ड इंग्लिश में, ऑफिशियल इंग्लिश में एग्जिस्ट नहीं करता। जो ऑफिशियल इंग्लिश में एग्जिस्ट करता है वो है मैडम। तो या तो आप मैडम यूज करो या फिर सर। लेकिन याद रखना, जब प्रेसिडेंट को लिखोगे ना आप, तो प्रेसिडेंट बेसिकली, अब तो मतलब ये थोड़ा कंट्रोवर्सी हुआ था, पर प्रेसिडेंट को हमेशा सर ही लिखेंगे, ठीक है। या तो आपको मैडम वर्ड लिखना है या सर। बहुत बच्चे मैम लिखते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं इस चीज़ का। यहाँ सर मैडम। लेकिन एक चीज़ याद रखो, अगर मैं AO हूँ और मैं दूसरे डिपार्टमेंट के AO को भेज रहा हूँ, तो मैं सर या मैडम नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डियर मिस्टर। चाहे ये फॉर्मल हो, डियर मिस्टर या फिर डियर मिस। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट। देन उनका नाम, एंड देन यहाँ पे कोमा है, गेटिंग। देन अगेन आपको छोड़ना है। देन बॉडी ऑफ लेटर, बॉडी ऑफ लेटर में क्या क्या होंगे, करस्पेंडेंस कैसे होंगे, रीजंस कहाँ होंगे, देन आफ्टर सैल्यूटेशंस, एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज वर्ड लिखना है, ये भी वर्ड नहीं लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज आती है, यूर फेथफुली एज वेल एज यूर सिंसियरली। ये दोनों वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है। बच्चों को ये नहीं पता है कि कौन सा वर्ड कब यूज करना है, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसे ही मेंशन नहीं कर दे। फिर सिग्नेचर लाइन, फिर सेंडर्स फुल नेम, सेंडर्स किस तरह से होंगे वी विल डिस्कस। ऐसे ही इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल में कैसे होते हैं, फ्रॉम, यहाँ पे आपका डेजिग्नेशन तो लिखना नहीं है। तो जैसे मान लो कि मैं हूँ, मैं मेरी छोटी सिस्टर को लिख रहा हूँ, तो मेरा तो कोई डेजिग्नेशन नहीं है ना। अगर मेरा मान लो कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हूँ, तो मेरी सिस्टर के लिए तो नहीं हूँ मैं। तो मैं मेरे जहाँ से भेज रहा हूँ सीधा मैं हाउस नंबर भेजूँ। हाउस नंबर हमेशा लिखना है, तो 27 ये, फिर हाउस नंबर, ठीक है। फिर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, फ्लैट नंबर दे दिया। स्ट्रीट मान लो कि मैं रामनगर में रहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंटरनली रामनगर मान लो भाड़ू मार। देन आफ्टर मैं क्या यहाँ पे कोमा डालूंगा, लास्ट में नहीं डालू। फिर मान लो कि मैं रह रहा हूँ जयपुर, एंड देन राजस्थान। और हमेशा याद रखना RAJ लिख के नहीं छोड़ना, दैट इज रॉन्ग फॉर्मेट। राजस्थान पूरा लिखना है। देन पिन कोड में 332719 जो भी मैं डालना चाहता हूँ। डेट मेंशन करनी है, नहीं मेंशन करनी है। डेट मंथ सेम होगी ब्रिटिश एज वेल एज अमेरिकन फॉर्मेट जो मैंने फॉर्मल में बताया है। और यहाँ पे भी टू वर्ड नहीं लिखना। आपकी सिस्टर्स को जहाँ भेज रहे हो आपका घर होगा। देन सैल्यूटेशन में हमेशा एक ही वर्ड लिखना है, डियर, ठीक है। डियर, अगर आपसे छोटे हैं तो उनका भी नाम मेंशन कर सकते हो, और अगर आपसे बड़े हैं डियर फादर मेंशन कर दो। फिर उनके डेजिग्नेशन से डियर फादर, मदर, सिस्टर, दीज सम वर्ड्स आर देयर, ठीक है। और डियर जैसे फ्रेंड है तो मैं जैसे लिख दिया डियर महेश, ठीक है। तो वॉट एवर यू, यहाँ पे हमेशा कोमा आएगा। फिर बॉडी ऑफ द लेटर कैसे क्वेश्चंस होंगे वी विल डिस्कस वन बाय वन, ओके। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आ चुका होगा। अब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। क्वेश्चंस में आपको अच्छी तरह से पता चलेगा कि किस तरह से लिखा जाता है बेसिकली। इज इट ओके? चलो ना, मैं थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चंस क्या है, इसके बाद में हम इनके ऊपर बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है। यू आर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर,
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली। ठीक है, सबसे पहले आपका डिजिग्नेशन बता दिया गया है, फिर आपके डिपार्टमेंट का नेम, फिर एड्रेस। राइट ए फॉर्मल लेटर टू सेक्रेटरी, किसको भेजना है? सेक्रेटरी को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिक्वेस्टिंग एडिशनली बजटरी एलोकेशंस, अलग से बजट एलोकेशन के बारे में, एंड अप्रूवल फॉर न्यू हॉस्टल ब्लॉक्स, और दूसरे नए हॉस्टल ब्लॉक्स बनाने के रिगार्डिंग, एक्सपेंशन ऑफ लाइब्रेरी फैसिलिटीज, लाइब्रेरी फैसिलिटी को बढ़ाने के लिए, डिजिटल क्लासरूम के लिए, एंड स्टूडेंट वेलफेयर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ड्यू टू इंक्रीजिंग एडमिशन आफ्टर नीट यूजी काउंसलिंग। नीट यूजी काउंसलिंग के बाद में आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो और आप न्यू दिल्ली में हो, आप मिनिस्ट्री को भेज रहे हो कि हमारी जो न्यू दिल्ली एम्स है उसमें बच्चों इस बार नीट यूजी काउंसलिंग में बच्चे ज़्यादा आ गए, इस वजह लाइब्रेरी फैसिलिटी को एक्सपेंड करो, क्लासरूम को बढ़ाओ, स्टूडेंट के वेलफेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ। आपको क्या क्या मेंशन करना है? ग्रोथ इन स्टूडेंट्स इनटेक, प्रेशर ऑन हॉस्टल्स एंड मेस, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ बढ़ गई, इस वजह से हॉस्टल और मेस में भी प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाएंगे, और इस वजह से एकेडमिक फैसिलिटीज बढ़ानी पड़ेगी, और जो लेबोरेटरीज है उसमें उनको भी आगे बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि उसमें खड़ी होने की जगह कम होगी, या स्टूडेंट वेलफेयर के को एक्सपेंड करना है। ठीक है, टाइमली अप्रूवल बिफोर द नेक्स्ट एकेडमिक सेशंस, फॉलो द कंप्लीट ऑफिशियल फॉर्मेट। अब देखो, वी विल डिस्कस। सबसे पहले मैंने बोला था यहाँ टू वो कुछ नहीं लिखना, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहाँ पे कहीं पे भी कोमा नहीं लगाना। द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस फुल लिखना है, ऐसा नहीं एम्स लिख के छोड़ दोगे, अंसारी नगर न्यू दिल्ली, और फिर मैंने आपको डाल दी। देन दो तरीके हैं, 24 जनवरी 2026 या जनवरी 2026, इसमें भी कोमा नहीं लगेगा बाद में। ये अमेरिकन स्टाइल है, अमेरिकन स्टाइल में यहाँ पे कोमा लगेगा। ठीक है ना, किसको लिखना है? सेक्रेटरी को लिखना है। सेक्रेटरी कहाँ पे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, निर्माण भवन न्यू दिल्ली। अब देखो, सब्जेक्ट्स वर्ड लिखना है, उसके बाद पर लगाना है, उसके बाद में देखो यहाँ पे अप्लीकेशन फॉर ये कुछ नहीं लिखना है, सीधा लिखो रिक्वेस्ट फॉर एडिशनल बजटरी एलोकेशन फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्टूडेंट्स हॉस्टल एंड एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट एम्स न्यू दिल्ली। यहाँ से उठाया आपने, ठीक है, कहाँ से कि आप ये लिख रिक्वेस्टिंग एडिशनल बजटरी एलोकेशन अप्रूवल ऑफ हॉस्टल विद एक्सपेंशन लाइब्रेरी फैसिलिटी डिजिटल क्लास लिख दिया। देन सर या मैडम, ठीक है, यहाँ पे सर भी लिख सकते हो या यहाँ पे आप मैडम वर्ड भी लिख सकते हो, मैडम, देन दिस वन। अब देखो पहले सेंटेंस में क्या लिखना होता है ये लिखो। अब ये जो वर्ड है ना, ओपनिंग लाइंस, ओपनिंग लाइंस क्या क्या हो सकती है? ये जो पहली लाइन है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आई हैव द ऑनर टू सबमिट दिस लेटर फॉर योर काइंड कंसिडरेशन रिगार्डिंग, ये वर्ड है, इनको बोलते हैं ओपनिंग लाइंस। ओपनिंग लाइंस आप रख लो कि ये मुझे ऑनर है, मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूँ आपके काइंड कंसिडरेशन के लिए। इसके लिए मैं आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ग्रुप में प्रोवाइड करवा दूंगा, काफ़ी ओपनिंग लाइन्स है, और वो ओपनिंग लाइन कौन कौन सी है देखो, मैं यहाँ पे मेंशन करके रखा हूँ। दैट इज, या तो आप लिख सकते हो आई हैव द ऑनर टू सबमिट दैट, या आई बेग टू स्टेट दैट। ये आप ये मत लिखना, ये बच्चों वाली हो गई, ठीक है। दिस इज टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, या आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल, ठीक है। या फिर आई एम डायरेक्टेड टू स्टेट दैट, ये थोड़ा ऑफिशियल हो जाएगा कि आप अपने से बड़े वाले को लिख रहे हो ना जब भी ऑफिशियल ऑफिसर्स को, तो ये वर्ड यूज करो। ये ड्राफ्टिंग में भी मैंने बताया था, ठीक है। ये आई विश टू इन्फॉर्म यू दैट, ये नहीं ठीक है। या फिर आप ये लिख सकते हो दिस लेटर इज बीइंग रिटन टू रिक्वेस्ट, ये इसलिए लिखा जा रहा है, ठीक है। या फिर ये दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ अर्लियर करस्पॉन्डेंस, ये कब लिखना है आपको कि मान लो आपको पहले कोई लेटर मिला था, पहले मिनिस्ट्री से लेटर मिला था, या पहले आपने एक और लेटर भेज दिया, ऑलरेडी यू हैव सेंट एक लेटर, उसके बाद दूसरा लेटर भेज रहे हो, तो यही लिखना है दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ आवर अर्ली करस्पॉन्डेंस डेटेड, ठीक है। या फिर आप एकदम से अर्जेंट वर्क चाहिए तो आई विश टू इनवाइट योर काइंड अटेंशन टू दैट मैटर, ठीक है। तो ये ओपनिंग लाइन है, तो ओपनिंग लाइन आप ये लिख दिए कि मुझे ये ऑनर हो रहा है, ये मेरा प्रिविलेज है कि मैं आपको ये आपके काइंड कंसिडरेशन के लिए कि द अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एडिशनल फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर एक्सपेंशन ऑफ स्टूडेंट रिलेटेड टू दिस। पहले सेंटेंस में हमेशा क्या लिखना है, जो आप सब्जेक्ट लिखे हो ना उस सब्जेक्ट को थोड़ा सा एक्सपेंड करके समझा दो, पूरा इसका बैकग्राउंड डिस्कशन नहीं करना है। अब बैकग्राउंड डिस्कशन कब होता है, जैसे आपने एक्सपेंड किया तो दूसरे में आप क्या करोगे, बैकग्राउंड डिस्कशन करोगे। अब बैकग्राउंड डिस्कशन में क्या
कि भाई आपको लाइब्रेरी वगैरह बढ़ाने हैं, तो किस वजह से बढ़ाने हैं, तो यहाँ पे लिखिए ओवर द फास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से देखा गया है, द इनटेक ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट has increased substantially, earning the expansion of medical education through NEET, UG and PG counseling. NEET, UG और PG काउंसलिंग में काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं. While this growth has strengthened the nation's healthcare manpower, it has also placed considerable strain on the existing hostel accommodations, mess facility, library sitting capacity, digital classroom, and recreational spaces within the campus. आपने बैकग्राउंड में क्या लिखा, बैकग्राउंड में आप जो क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन है ना उसके अलावा बता दो कि क्यों बढ़ानी है. तो आपको किसी भी बच्चे को ये पता होगा कि भाई नीट यूजी पीजी में काउंसलिंग बढ़ रही है, यानी ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं. हालांकि बच्चे आ रहे हैं, देश की भलाई के लिए अच्छा काम है, लेकिन ये जो हमारी यूनिवर्सिटी है, एम्स है, उसके ऊपर स्ट्रेंड आ रहा है, थोड़ा सा प्रेशराइज्ड आ रहा है. गेटिंग माई पॉइंट. देन फिर आप लिखोगे कि बैकग्राउंड डिस्कस कर दिए. हाँ, अब जो प्रेजेंट चीज है उसको डिस्कस करोगे. प्रेजेंट चीज, अब क्या इश्यू है, अब चलो ये बात होगी, आपको ये करना है, लेकिन अब आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में फिलहाल प्रेजेंट इशू क्या है, तो लिखोगे एट प्रेजेंट. ये हर लेटर में, ऑफिशियल लेटर में होगा. सबसे पहले आपने ओपनिंग लाइन डाली, फिर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दिया, फिर एट प्रेजेंट क्या बोलोगे कि जो हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्टल ब्लॉक्स है आर ऑपरेटिंग एट नियर मैक्सिमम कैपेसिटी, कंपाइलिंग मेनी स्टूडेंट टू सीक प्राइवेट अकोमोडेशंस आउटसाइड द कैंपस. हमारी जितनी भी हॉस्टल फैसिलिटी है पूरी तरीके से भर चुकी है, इस वजह से काफ़ी बच्चों को बाहर प्राइवेट hostel accommodation लेना, which is neither economical nor safe for first entrance. Furthermore, the central library and department regarding rooms face severe congestions during examination period. तो इस वजह से एग्जाम टाइम पे क्या होते हैं, काफ़ी बच्चे लाइब्रेरी में आके पढ़ने लग जाते हैं, उस वजह से कंजेस्टेड हो गया है. The rapid evolution in medical education also demand modern digital lectures hall, simulations, laboratories, and upgraded research facility to ensure student receiving ट्रेनिंग अलाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड. अब देखो, जो हमारी एम्स है वो पुरानी हो चुकी है, इस वजह से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको थोड़ा सा एक्सपेंशन की ज़रूरत है, और इंटरनेशनल कंपेटिबिलिटी के साथ में पढ़ना है, नई नई लाना है. और उसके बाद में जो प्रेजेंट चीज़ है उसकी कुछ भी चीज़ आप ऐड कर सकते हो. हालांकि 3 पैराग्राफ इनफ है, पहला, दूसरा और तीसरा. अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो ये भी लिख सकते हो कि स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ. अब उसके बाद में प्रेजेंट है, अब उस इश्यू से रिजोल्व करने का आप तरीका भी बता दो. ठीक है, रिजोल्व करने का तरीका, सबसे पहले आपने ओपनिंग लाइन डाली, फिर आपने थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया, बैकग्राउंड के बाद में आपने प्रेजेंट सिचुएशन डिस्कस कर ली, प्रेजेंट सिचुएशन के बाद में आप उसका रिजोल्यूशन का भी, आप क्या चाहते हो. ठीक है. फर्दरमोर, in the above view of above, all AIMS humbly request, हम humbly request करते हैं approve for specially budget grant for construction of new hostel blocks. आप क्या रिजोल्व कर चाहते हो, हम चाहते हैं कि एक स्पेशल बजट तैयार करो, इन्हांसमेंट ऑफ लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो चीज़ आपको करवाना वो करवा. लास्ट में आपके बाद में आप क्या करोगे, एक रिजोल्व करवाने के बाद जो फाइनल लाइन होती है उसको बोलते हैं रिक्वेस्ट लाइन. रिक्वेस्ट लाइन, रिक्वेस्ट लाइन में अब फाइनल लिख दो कि हमको क्या चाहिए. आई शेल बी ग्रेटफुल, हमेशा लिखो. इफ, इसके बाद में ये लिखोगे अगर ये मैटर थोड़ा जल्दी हो जाएगा और नेसेसरी एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ में एग्जामाइन हो जाएगा एंड फाइनेंशियल सेक्शन थोड़ा सा जल्दी कर लोगे, तो हम ये चाहते हैं आपसे. फिर ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस, थिंकिंग यू इन एंटिसिपेशन. हम आशा करते हैं कि पहले ही इस एंटिसिपेशन जो मैं बात ऊपर लिखा हूँ उसके लिए मैं एंटिसिपेट करके लिख रहा हूँ. आपका फेथफुली. ठीक है, ये फेथफुली कब लिखना है, क्या नहीं लिखना है, आई डिस्कस वन बाय वन. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. गेटिंग माई पॉइंट. अब एक चीज़ है जो मैं आपको एकदम शॉर्ट वे में थोड़ा सा समझा देता हूँ. ठीक है, आपको क्विक मेमोरी फॉर्मूला बता देता हूँ फॉर स्टूडेंट्स जब एग्जाम लिखने जाओ. सबसे पहले ओपनिंग लाइन होगी, जिसको एक बैकग्राउंड होगा, इसको ही क्या बोलेंगे, पर्पज़, किस रिलेटेड पर्पज़ होगा. फिर उस पर्पज़ का आप क्या करोगे, प्रेजेंट चीज़ यानी कि डिटेल्स बताओगे. ये रटनी है आपको ना, इस तरह से लिखना हमेशा, डिटेल्स बताओगे. फिर आप फाइनल क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे. रिक्वेस्ट के बाद में आप क्या करोगे, यहाँ पे थैंकिंग यू, थैंक्स डालोगे, और उसके बाद में योर फेथफुली और सिंसियरली. इनफॉर्मल लेटर में क्या होगा, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं. तो आई होप यहाँ तक